वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में पढ़े, है ना। उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बेल्ट फैक्टर भी कहते हैं, किसी किसी बुक में बेल्ट फैक्टर भी लिखा है। और बेसिकली है क्या कि एक स्लॉट में अगर सभी टर्न्स को रखा जाए तो ईएमएफ इंड्यूस तो मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके साथ साथ हार्मोनिक्स भी डेवलप होंगे, है ना। तो हार्मोनिक्स को कम करने के लिए दो स्लॉट में ही पूरे के पूरे कॉइल को नहीं रख करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, कुछ एंगल्स पर, ताकि भले ही ईएमएफ इंड्यूस कम हो लेकिन हार्मोनिक्स भी क्या हो जाए, कम हो जाए, और साथ साथ मशीन का साइज भी कम रहे और कॉस्ट भी कम हो। ठीक है। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हार्मोनिक्स को ही कम करना है। ठीक है। और उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, KD इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 बाई m साइन बीटा बाई 2, जहां पर m क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज, और बीटा क्या है, स्लॉट एंगल इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक्चुअली बताता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये बताता है कि जो रिजल्टेंट ईएमएफ जो घटेगा वो कितने टाइम्स घटेगा, है ना, कितने परसेंटेज घटेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो घटेगा, तो कितने टाइम्स घटेगा, कितने परसेंटेज घटेगा, वो ये बताता है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर कोई हार्मोनिक्स किसी हार्मोनिक्स के लिए अगर आपने, या ऐसे समझिए कोई हार्मोनिक्स नहीं है फिर भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है स्लॉट्स के कॉस्ट को बचाने के लिए, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर कुछ हार्मोनिक्स है, जैसे थर्ड हार्मोनिक्स है, तो उसके लिए अगर किया है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिफ्थ हार्मोनिक्स है, उसके लिए किया है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, लेकिन दुख की बात यह है एक भी आंसर ग्रुप पे नहीं आया। हम वेट करते रहे, अब आएगा, किसी का आएगा, लेकिन आप में से कोई भी आदमी इसका आंसर हमको लिख के नहीं दे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते हैं, इट इज वेरी इजी, आप लोग बना सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बनाए। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछ चुके हैं कंपटीशंस में। ठीक है। डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है ना। हो सकता है बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता होगा, या पता नहीं, हमको नहीं आइडिया है कहाँ दूसरे पढ़ाते हैं कहाँ नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको। केडी को फिर केपी पढ़ाएंगे आज, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वाइंडिंग फैक्टर, वो बताएंगे, तब जाकर के इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बनाए, हालांकि बहुत आसान था। इसमें देखिए सब कुछ तो आपको पता ही है कि नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और लापरवाह मत होइए। ठीक है। और निराश भी मत होइए कि हमारा पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गया या ये वो, सबका कंडीशन यही। ठीक है ना। इसलिए इस कंडीशन में आप अपने आप को संभाल के जितना मोटिवेटेड रख करके जितना कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए। तो इस पे अगर आए तो यहाँ पे आपको KD निकालने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल अगर निकालें तो आपको M निकालना पड़ेगा और बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो बीटा मैकेनिकल क्या होगा, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, डिवाइडेड बाय कितने स्लॉट्स हैं इसमें, 54 स्लॉट, यही तो होगा बीटा मैकेनिकल। लेकिन हमको फॉर्मूला में चाहिए बीटा इलेक्ट्रिकल, तो बीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 बीटा मैकेनिकल, यानी 6/2 इंटू 360 by 54
तो 2 से 3 कट जाएगा, 3 से 18 टाइम्स कट जाएगा और 18 दूनी 36 डिग्री, 20 डिग्री। बीटा इलेक्ट्रिकल कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्या एक और चीज निकालना है आपको, एम निकालना होगा, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो स्लॉट कितना है? 54 पर पोल, कितना पोल है? 6, और पर फेज कितना फेज है? 3, तो कितना हो जाएगा? 54 इंटू 3/6। तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। स्लॉट्स पर पोल पर फेज, गलती कर रहा हूँ, यस गलती हो रहा है। स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ओके ओके ओके, सॉरी। स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो स्लॉट्स पर पोल मतलब 54/6 9, और पर फेज मतलब दिस होल डिवाइडेड बाय 3, ये हो, ठीक है, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3, ठीक है ना। स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है, तो 54 स्लॉट है पर पोल, 6 पोल है, तो पर पोल कितना स्लॉट हुआ? 54/6 9 हुआ, और पर फेज, अब 9 स्लॉट पर पोल है, पर फेज यानी एक फेज को कितना मिलेगा? 3 स्लॉट, तो m इक्वल टू कितना हुआ? 3। अब फॉर्मूला पे बैठाइए, KD फंडामेंटल FUN हम लिख रहे हैं इसको, इक्वल टू साइन 3 इंटू 20/2 डिवाइडेड बाई 3 साइन 20/2, ठीक है। तो ये साइन 30 डिग्री आ गया ऊपर में, डिवाइडेड बाई 3 साइन 10 डिग्री, कितना आ जाएगा वैल्यू? लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर। ये आ जाएगा आपको साइन 30, तो 1/2 होता है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 10, 0.96। कुछ लोग बोले होंगे यस बट आपको भेजना चाहिए था ग्रुप में। 0.96 है इसका फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सिमिलरली अगर थर्ड हार्मोनिक्स का निकालें तो कितना हो जाएगा? ऐसा नहीं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा 1 से कम ही होगा, ठीक है। और थर्ड हार्मोनिक्स के केस में और कमेगा, क्यों? क्योंकि हार्मोनिक्स आ गया तो वैल्यू और घटती है, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक्स से क्या हो जाएगा? साइन 3 इंटू MN, 3 इंटू 20/2 बाई 3 इंटू M साइन n बीटा बाई 2 ना, 3 इंटू 20/2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए जरा। तो KD थर्ड जो है वो आ रहा है 0.666, है ना। साइन हमने क्या किया? n ये है और थर्ड हार्मोनिक्स का 3 यहां लिए, m n बीटा बाई 2 होता है, तो m ये हो गया, 3 ये हो गया, बीटा बाई 2। सिमिलरली m साइन n बीटा बाई 2, तो 3 इंटू 20/2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.666। सिमिलरली KD फिफ्थ करेंगे तो साइन m 5 बीटा बाई 2 और 3 यानी m साइन 5 बीटा बाई 2, ठीक है। तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.217। और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि KD फंडामेंटल इज ग्रेटर देन KD थर्ड एंड इज ग्रेटर देन KD फिफ्थ। तो जैसे जैसे हार्मोनिक्स की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू घट रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के घटने का मतलब क्या है? घटने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट EMF की वैल्यू और भी घटती चली जाएगी, ठीक है ना। ओके,
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे हमने एक न्यूमेरिकल किया, एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों को कंबाइन करके करेंगे, और उसके अलावा इस पे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में, ठीक है ना। तो वहां पे देखेंगे इसको, आप लोग बनाइए, है ना, क्वेश्चंस को। अस्वाकुशन में अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अस्वाकुशन में, आप सिंक्रोनस जनरेटर वाले में टॉपिक में जाइए, ईएमएफ इंड्यूस वाले में, उसमें न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उसमें आप बनाइए या क्वेश्चन बैंक से बनाइए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पिच फैक्टर, अनदर फैक्टर टू रिड्यूस हार्मोनिक्स इन द जनरेटेड ईएमएफ वेवफॉर्म। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो ये बताता है कि कितने टाइम्स रिजल्टेंट वोल्टेज घट जाएगा जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो, और डिस्ट्रीब्यूशन करने से हार्मोनिक्स कैसे घटता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा मैग्नीट्यूड का वोल्टेज जनरेट होगा तो हार्मोनिक्स भी ज्यादा जनरेट होगा, है ना। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस को घटाएंगे तो हार्मोनिक्स की वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक है। तो ये जो काम है, और इस तरह से जो हम लोग हार्मोनिक्स को घटा रहे हैं उसको एक तरह से और घटा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखिए जनरली जो हमने पढ़ा भी डीसी मशीन में, क्योंकि डीसी मशीन में इस तरह की चीजें नहीं थी, एसी वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पर है। लेकिन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक कॉइल का जो कॉइल स्पैन होता है, कॉइल स्पैन का मतलब है कि एक कॉइल के जो 2 कॉइल साइड होते हैं उनके बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल, अगर मैकेनिकल एंगल है तो मैकेनिकल कॉइल स्पैन, और इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल कॉइल स्पैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कॉइल के ये 2 कॉइल साइड हैं, 1 डैश, इनका कॉइल स्पैन कितना दिख रहा है आपको, 180 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। तो कॉइल स्पैन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कॉइल, एक कॉइल के 2 कॉइल साइड के बीच में 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब एक पोल यहाँ पे होगा तो दूसरा पोल यहाँ पे होगा और दोनों में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, यही तो होता है, वो ध्यान में होगा। या अभी ही देख लीजिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ही अगर एक मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा तो यहाँ पर, है ना, स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा था कि 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ था, और ये रोटेट करता है, तो रोटेट करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ आ गया और यहाँ पर अगर साउथ आ गया, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के रीजन में है दोनों, इसमें भी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, E 2E इंटू N 2N होगा ना। तो मैक्सिमम इंड्यूस होता है जब दोनों 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको, अगर ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हार्मोनिक्स भी अपने मैक्सिमम पर है, ठीक है। तो एक और भी तरीका है हार्मोनिक्स को कम करने का, कि अगर हम इस कॉइल के 2 कॉइल साइड जो हैं उनके बीच में एंगल 180 डिग्री ना रखकर 180 डिग्री से कुछ कम रखें या कुछ ज्यादा रखें, वो था पॉसिबल, है ना। मतलब ये जो 1 डैश यहाँ पर है, यहाँ पे ना हो करके अगर यहाँ पर कुछ हो, और ये जो एंगल है इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट भी कहीं कहलाता है एप्सिलॉन, और इसको कहते हैं कॉर्डिंग एंगल। हम लोग पढ़े भी थे डीसी मशीन में कि जिस कॉइल के दोनों कॉइल साइड 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे होते हैं उसको कहा जाता है फुल पिच्ड कॉइल, फुल पिच्ड बॉलिंग, जिस पे सिक्सर लगता है। और एक दूसरा कॉइल जिसमें कि कॉइल्स के बीच का एंगल 180 डिग्री नहीं है, उससे कुछ कम है, उसको कहते हैं शॉर्ट पिच कॉइल, उस पे भी छक्का लगता है, रोहित शर्मा मारता है, तो उसको शॉर्ट पिच कॉइल कहते हैं। तो अगर शॉर्ट पिच कॉइल है ना, तो शॉर्ट पिच कॉइल करके हम लोग हार्मोनिक्स को कम कर सकते हैं, यही शॉर्ट पिच कॉइल है। और शॉर्ट पिच कॉइल जितने एंगल से 180 डिग्री से कम है
उसको क्या कहते हैं, कॉर्डिंग एंगल। जैसे जैसे कि अगर 180 डिग्री पे होगा, है ना, तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, मतलब नॉर्थ साउथ के एकदम सामने सामने है ये दोनों कॉइल साइड। जैसे ये 1 है ना, तो ये 1 है, ये 1 डैश है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये हो गया 1 डैश यहाँ पर किस में है, नॉर्थ में। तो चलो ये जो कॉइल है ये फुल पिच्ड कॉइल है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 डैश को एप्सिलॉन एंगल से ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, मतलब कुछ इस तरह से अगर ये है ना, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन, और जो ब्लैक वाला है वो क्या है, शॉर्ट पिच्ड वाला है। अब ऐसा करने से ईएमएफ इंड्यूस कैसे कम जाता है, सेम बात है। देखिए यहाँ पे एक साथ दोनों कॉइल साइड में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम के यहाँ पर आएगा उस समय साउथ पोल कुछ यहाँ पे होगा, है ना, टू पोल, साउथ पोल यहाँ पे कुछ होगा, बट एकदम इस तरह से। तो इस कॉइल साइड में तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम नहीं हो रहा होगा, मैक्सिमम से कुछ कम हो रहा होगा। तो जब हमने मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस को कम कर दिया तो साथ साथ आपको हार्मोनिक्स भी कम हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैक्सिमम आएगा, इसमें भी मैक्सिमम आएगा, लेकिन कितने देर बाद, एप्सिलॉन एंगल बाद, है ना। जब ये एप्सिलॉन एंगल घूम जाएगा, एप्सिलॉन एंगल घूम जाएगा तब इसमें मैक्सिमम आएगा। सेम वही कंडीशन है जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, कि एक में मैक्सिमम जब आता है उसके बीटा एंगल बाद दूसरे में मैक्सिमम आता है, उसके बीटा एंगल बाद तीसरे में। सिमिलरली यहाँ पे कॉइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कॉइल साइड के बीच का जो एंगल है उसी को कम या ज्यादा कर दिया गया, 180 माइनस ही कहिए या इधर 180 प्लस ही कहिए, दोनों में बात सेम है। तो ये अच्छा, ये जो कॉर्डिंग एंगल हम लोग लेते हैं, है ना, ये भी एंगल हम लोग किसमें लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में लेते हैं। अगर मैकेनिकल में दिया हुआ है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेंगे पोल से हिसाब से। तो ये कहना है हमारा कि एक और जो तरीका है हार्मोनिक्स को कम करने का वो है बाय यूजिंग शॉर्ट पिच्ड कॉइल्स। शॉर्ट पिच्ड कॉइल को यूज करके हार्मोनिक्स को कम किया जा सकता है। जितने एंगल से कम करते हैं उसको कहते हैं कॉर्डिंग एंगल, इलेक्ट्रिकल में लेते हैं। और इसमें एक और पॉइंट जो दिमाग से निकल रहा है थोड़ा, हाँ, ये कि देखिए ऐसा करने से रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू तो घट जाएगी। जिस समय यहाँ पे मैक्सिमम होगा उस समय यहाँ का मैक्सिमम नहीं, जिस समय यहाँ का मैक्सिमम होगा उस समय यहाँ का नहीं। तो जितने फैक्टर से वो रिजल्टेंट वोल्टेज घटता है, जितने फैक्टर से रिजल्टेंट वोल्टेज घटा उसी को क्या कहते हैं, पिच फैक्टर, ठीक है। जैसे जितने फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूशन करने के कारण रिजल्टेंट वोल्टेज घटता था उसको कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो उसी तरह से जितने फैक्टर से रिजल्टेंट वोल्टेज शॉर्ट पिच करने के कारण घटेगा उसको क्या कहेंगे, पिच फैक्टर, Kp, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Kp से, K और उसके सबस्क्रिप्ट में P, Kp, ठीक है। अब हम लोग को अगला काम है ये निकालना कि रिजल्टेंट होगा क्या, ठीक है। अगर देखिए अगर ये यहाँ पे रहता तो रिजल्टेंट कितना होता, अगर इसमें वोल्टेज हो रहा है, अगर एक में वोल्टेज है ई कॉइल साइड, एक कॉइल साइड का वोल्टेज जो है आरएमएस वैल्यू, एक कॉइल साइड का अगर ई कॉइल साइड है और अगर दोनों 180 डिग्री पर होते तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होता, दोनों का जुड़ जाता, है ना, तो जाता 2 ई कॉइल साइड। लेकिन अभी रिजल्टेंट वोल्टेज कुछ और होगा, तो हम लोग को कंपेयर करना है कि अभी शॉर्ट पिच करने के बाद जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कितने टाइम्स कमा और वही पिच फैक्टर बनेगा। तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए कि जैसे इसमें मान लीजिए मैक्सिमम आया, यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था, ठीक है, इसमें मैक्सिमम आ गया तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं,
और उसकी आरएमएस वैल्यू ई कॉइल साइड, ठीक है। दूसरे में इसमें मैक्सिमम कब आएगा? एप्सिलॉन एंगल के बाद, और उसकी भी मैग्नीट्यूड तो उतनी ही होगी, ई कॉइल साइड ही, क्योंकि जितने टर्न इसमें है उतने टर्न इसमें है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड दोनों के लिए सेम है। तो इसमें भी क्या होगा? आरएमएस वैल्यू ई कॉइल साइड, ओके। और ये एंगल क्या होगी? एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब रिजल्टेंट, ठीक है ना। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो फिर क्या करेंगे? यहां से इस पॉइंट को मिलाएंगे, वही क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। दिस इज योर रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका देखिएगा इसमें। देखिए, अगर हम इसको एक ट्रायंगल माने ओ ए बी, ठीक है ना, तो ये समद्विबाहु है क्या? है ना समद्विबाहु, क्योंकि ये OA और AB दोनों क्या है? सेम है, आइसोसेलेस। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? अगर ये x है तो ये भी x, और ये कितना होगा? 180 माइनस एप्सिलॉन। तो इन ट्रायंगल OAB 2x प्लस 180 माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 से 180 कट गया, तो देयरफॉर 2x इक्वल टू एप्सिलॉन, ओके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना। तो x क्या है? एप्सिलॉन बाई 2, ये क्या है? एप्सिलॉन बाई 2। समझ में आ रही है बात? सिंपल है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहां से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पे गिराएं और इसका नाम दे दें C, ठीक है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर गिराते हैं और इसका नाम अगर C दे दें, ठीक है, तो इन ट्रायंगल, अच्छा परपेंडिकुलर गिराएंगे तो जरा देखिए, ये OAC में और ABC में क्या ये दोनों कंग्रुएंट हैं, समानांतर, या जो भी आप कहते हो? ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड कॉमन है, ये और ये एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों सेम होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे कि समद्विबाहु में उससे जब परपेंडिकुलर गिरता है तो दोनों साइड को बराबर बराबर बांटता है। तो मेरा ये कहना है कि OC और CB दोनों बराबर होगा। OC इक्वल टू CB इक्वल टू E रिजल्टेंट बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ओके। तो अब इन ट्रायंगल OAC साइन एप्सिलॉन बाई 2 क्या होगा भाई? साइन की कॉस सॉरी, साइन हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, जिसके बारे में नहीं पता हमको, इसके बारे में पता है ना, ई कॉइल साइड के बारे में पता है, और ई रिजल्टेंट बाई 2, ई रिजल्टेंट तो निकालना ही है, तो हम लोग करेंगे कॉस एप्सिलॉन बाई 2, कॉस ये x, तो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ई रिजल्टेंट बाई 2 डिवाइडेड बाई ई कॉइल साइड। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां से ई रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ई रिजल्टेंट इक्वल टू 2e कॉइल साइड इनटू कॉस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। E कॉइल साइड इनटू कॉस एप्सिलॉन बाई 2, यही है। तो ये 2e कॉइल साइड जो है, ये 2e कॉइल साइड अगर ये दोनों 180 डिग्री पर होते तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होता?
2e कॉइल साइड। अभी कितना है 2e कॉइल साइड इंटू कॉस e बाई 2, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितने फैक्टर से कमा, इसी फैक्टर से कमा ना, कॉस एप्सिलॉन बाई 2 से ही कमा ना। तो यहां पे देयरफॉर E रिजल्टेंट इक्वल टू Kp इंटू 2e कॉइल साइड, ठीक है, where Kp इक्वल टू पिच फैक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना फॉर्मूला cos एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, Kp इक्वल टू पिच फैक्टर इक्वल टू cos एप्सिलॉन बाई 2। समझ आ गई बात? तो ये है पिच फैक्टर। अब इसका एडवांटेजेस देखिए। एक एडवांटेज तो बहुत सिंपल, आप ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले से तो सिंपल है ही ना, और बहुत सिंपल है, और ये निकल भी गया आपका। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो ये है, पहला एडवांटेज तो ये है कि हार्मोनिक्स को कम करता है। दूसरा एक और एडवांटेज है, उसको जरा समझिए। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप शॉर्ट पिच वाइंडिंग को यूज करते हैं तो आपको कंडक्टर मटेरियल कम लगेगा, मतलब कम लेंथ का लगेगा। ये कैसे है ना, कंडक्टर मटेरियल कैसे कम लेंथ का लगेगा? तो जरा देखिए, हम एक सर्किल बना रहे हैं और ये सर्किल क्या है, ये रोटर है ना, जिस रोटर सिलिंड्रिकल है, जिस तरह से सामने से देखने पर इसका सामने वाला पार्ट सर्कुलर दिखता है, उसी तरह से जैसे ये मार्कर है, इधर से आप देख रहे हैं तो सर्कुलर दिख रहा है, पीछे से हम दिख रहे हैं तो हमको भी सर्कुलर दिख रहा है, उसी तरह से पीछे वाला पार्ट भी सर्कुलर होगा। तो हम ये पीछे वाला पार्ट बनाए यहाँ पे, ठीक है। वाइंडिंग कैसे करते हैं? अगर वाइंडिंग हमको 180 डिग्री पे करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से वायर लाएंगे ऐसे और ऐसे ओवरहैंड, और फिर इधर से निकल जाएगा 180 डिग्री पर, है ना। तो मतलब कि ऐसे गया और ये सेंटर डायमीटर, और पीछे यहां से, पीछे वाला पार्ट ये है ओवरहैंड, है ना, यहां से गया पीछे इस तरह से, और यहां से निकल गया। एक्टिव लेंथ इतना और इतना, ये वाला पार्ट ओवरहैंग, तो ये वाला पार्ट क्या है, ओवरहैंग है, ठीक है। तो अगर आप फुल पिच, और आपको पता है कि ओवरहैंग में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, वो सिर्फ करंट को फ्लो करने के लिए है। तो जब हम लोग फुल पिच कॉइल यूज करते हैं तो इतना ओवरहैंग यूज होता है हर एक टर्न में, हर टर्न में इतना ओवरहैंग आपको लग रहा है। अच्छा, अगर हम लोग शॉर्ट पिच करें, शॉर्ट पिच करें मतलब कि यहां से वायर को ले गए, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली इधर से नहीं, थोड़ा ऊपर से लेकर के निकालें, तो एक्टिव लेंथ तो उतना ही रहेगा, है ना, यहाँ उतना ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप ऐसे लाए और पीछे से यहाँ से निकाल के यहीं से निकाल रहे हैं, शॉर्ट पिच के, है ना, पूरा पीछे तक ले जा करके यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि यहीं से निकाल रहे हैं। तो ये कुछ ये डिस्टेंस होगा ओवरहैंग का, इतना वायर लगेगा, बोलो, हर टर्न में इतना वायर लगेगा। अब आप सोच के बताइए, OA और OB में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कि दोनों बराबर है? OB छोटा है ना, और जितना ज्यादा आप कॉर्डिंग एंगल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ओवरहैंग कम होता जाएगा, है कि नहीं? सही बात। यानी कि अगर आप शॉर्ट पिच कॉइल करते हैं तो हर टर्न में आपका थोड़ा सा कंडक्टर मटेरियल बच रहा है, सेविंग इन कॉपर या एल्युमिनियम जो भी है, ठीक है ना। तो शॉर्ट पिच करने का एक और एडवांटेज जो आपको नोट्स में चला जाएगा आज, वो ये भी है कि सेविंग इन कॉपर। कैसे? तो ऐसे, जब आप शॉर्ट पिच करते हैं तो ये पूरा लेंथ आता है हर टर्न के साथ, और सैकड़ों टर्न होते हैं, है ना, हर फेज का। और अगर आप फुल पिच करेंगे तो, और अगर आप शॉर्ट पिच करेंगे तो आपको ये लेंथ मिलेगा, जो कि इनफैक्ट इतना आपको हर बार बच रहा है। समझा गई बात? तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। ओके, तो यू हैव गॉट टू फैक्टर्स, Kp एंड Kd। और एक और बात जान लीजिए,
अगर मान लीजिए कि किसी 3 फेज मशीन की वाइंडिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और शॉर्ट पिच भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्ट पिच दोनों एक साथ कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए आर फेज में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और एक ही स्लॉट में नहीं, 2 पोल का मशीन है, 3 स्लॉट में लिया, ठीक है ना। तो जैसे ये है, तो अगर इसका कॉइल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिए 3 स्लॉट में लेकर के, अब शॉर्ट पिच कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए शॉर्ट पिच हमको 2 डिग्री 5 डिग्री से करना है, तो 180 डिग्री पर तो इसका ऐसे जाता, कुछ इसका ऐसे जाता। लेकिन अगर 180 डिग्री से कम करना है तो ये अगर 1 है तो इसका 1 डैश कुछ यहाँ लेंगे, सिमिलरली इसका जाता कुछ यहाँ, है ना, जिसका जहां जाता उससे थोड़ा कम। वैसे इसका यहाँ है तो इससे थोड़ा एकदम परफेक्टली 180 डिग्री ना लेकर इसको थोड़ा सा और लें, तो खचपच हो जाएगा थोड़ा कुछ ज्यादा। तो ये अगर यहाँ है, ये 1 है तो ये 1 डैश है, सिमिलरली ये 2 है तो इसका ये यहाँ पर हो गया 2 डैश, और ये जो है यहाँ, इसका यहाँ पर हो गया 3 डैश। तो ये जो कर दिया हम लोग, ये क्या है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और शॉर्ट पिच्ड भी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी और शॉर्ट पिच्ड भी है। और जो लार्ज रेटिंग की मशीन्स होते हैं उसमें दोनों होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और शॉर्ट पिचिंग भी होती है, ठीक है। तो केपी और केडी दोनों फैक्टर्स होते हैं। तो जनरली हमको पता है कि ई आरएमएस मतलब सॉरी आरएमएस वैल्यू पर फेज की आरएमएस वैल्यू होती है √2 पाई एफ आई एन पर फेज टर्न्स, ये होता है ना वोल्ट। लेकिन इफ वाइंडिंग इज बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शॉर्ट पिच्ड, अगर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और शॉर्ट पिच्ड भी है तो देयरफॉर ई आरएमएस या ई फेज, आरएमएस वैल्यू तो है ही, इक्वल टू केपी इंटू केडी इंटू √2 पाई एफ आई एन पर फेज वोल्ट। और इन दोनों को कंबाइंड करते हैं वाइंडिंग फैक्टर KW इंटू √2 पाई एफ आई एन पर फेज, ओके। तो ये फॉर्मूला है KW का, √2 पाई एफ आई एन फेज। अब एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन देख करके आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसमें केपी निकालना है कि नहीं, केडी निकालना है कि नहीं, है ना। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में दोनों निकालना ही हो, है ना। और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में केडी निकालना हो तो केपी नहीं, केपी निकालना हो तो केडी नहीं। आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख करके पता करना पड़ेगा। अगर कह रहा है कि वाइंडिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड तो केडी निकालना पड़ेगा, और अगर ये भी कह रहा है कि कॉइल स्पैन 140 डिग्री है, 160 डिग्री है, 180 अगर कॉइल स्पैन नहीं है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट पिच्ड है। और जरूरी नहीं है कि ये डिग्री के टर्म्स में ही हो, ये स्लॉट्स के टर्म्स में भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अस्फाकुशन का, सिंक्रोनस जनरेटर का, ईएमएफ इंड्यूस से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखिएगा तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको स्लॉट्स के टर्म्स में, लेकिन उनको हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में। तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ए 4 पोल रोटर है 4 पोल का, has 3 phase winding wound in 36 slots। कितने स्लॉट्स हैं? 36 slots with coil span of 140 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और coil span कितना दे दिया? 140 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मतलब coils are short pitched। कितने एंगल से शॉर्ट पिच्ड है आपको निकालना है, और उसका निकालना क्या है? केपी केडी केडब्ल्यू। तो इसको बनाइए तो उतने ही फुर्ती से जैसे आप लोग क्लास में बनाते थे और गलत जवाब देने के लिए एकदम तैयार रहते थे, है ना, उसी फुर्ती से इसको बनाइए। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। पोल दिया हुआ है 4, स्लॉट्स 36,
और कॉइल स्पैन दिया हुआ है 140 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मतलब कि यहाँ अगर बनाए हम ये कॉइल और ये कॉइल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 140 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो यही तो हमारा कॉर्डिंग एंगल होता है। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 डिग्री, तो कॉर्डिंग एंगल कितना है 40 डिग्री। एम कैसे निकलेगा, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो स्लॉट्स पर पोल 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 3 हो जाएगा। स्लॉट एंगल कैसे निकलेगा 360 बटे 36 10 डिग्री मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा 20 डिग्री। केडी कैसे निकलेगा sin m बीटा बाय 2 बाय m sin बीटा बाय 2 0.96 आएगा, आप करके देख लेना। केपी cos एप्सिलॉन बाय 2 40 बाय 2 cos 20 हो जाएगा 0.94, और केडब्ल्यू केपी इंटू केडी 0.902, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको स्पार्क क्वेश्चन में और मिल जाएंगे, आप बनाइएगा, ठीक है ना। और डीके मेहता वगैरह से भी देखिएगा, सिंक्रोनस जनरेटर में ज़्यादातर इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का, और वर्किंग के बाद तब फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए, है ना, और उसका आंसर ग्रुप पे डालिए, तो एक्टिव होइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।